राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण के अंतर्गत पाठ 1 पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, शब्द पर्यावरण से हम सब भली भांति परिचित हैं। आए दिन हम समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या अपने गुरुजनों, भैया, पड़ोसियों आदि के माध्यम से भी हम इस शब्द को सुनते आते हैं। पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जैसी कई बातें हमारे आसपास घूमती नज़र आती हैं। यह पर्यावरण है क्या? क्यों इसको इतना महत्व दिया जा रहा है? ये सभी बातें हम आज अपनी इस कक्षा में सीखने का प्रयास करेंगे। आइए हम देखते हैं कि यह पर्यावरण हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इसको सीखने के लिए हम अपनी इस कक्षा को निम्न बिंदुओं में विभक्त करके सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे पर्यावरण और उसके घटकों को। उसके बाद हम जानेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों, जिसमें कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल आदि होंगे। मानवीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को भी हम समझेंगे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे कि क्यों पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें उसकी रक्षा क्यों करनी चाहिए। कुछ शब्द जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें भी हम समझने का प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होंगे उन्हें भी हम समझेंगे। तो बच्चों, हमने देखा कि जो विषय वस्तु है इस पर्यावरण पाठ के अंतर्गत हम उसको इन बिंदुओं में बांटकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम विस्तृत रूप से अपने उस पर्यावरण को समझने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, जिसमें जैविक और अजैविक सभी घटक शामिल होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बच्चों, अभी हम पर्यावरण की इस सिर्फ बिंदु पर बात करते हैं। हम महत्व के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, पर्यावरण की चर्चा यहाँ की गई और यह बताया गया कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जीवित, यानी कि साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव वस्तुएं, सभी मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। आपने अपनी पाठ्यपुस्तक में भी पढ़ा है कि जब रवि विद्यालय की ओर आता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके विद्यालय के पास जो खेल का मैदान हुआ करता था उसे तोड़ा जा रहा है और वहाँ एक इमारत बनाई जा रही है। यानी कि पहले जो खेल का मैदान था, जहाँ फूल, पत्ती, पेड़ पौधे लगे थे, उसे अब हटाकर एक इमारत का निर्माण किया जा रहा है। यानी कुछ जैविक घटक और अजैविक, यानी कि पहले जो पेड़ पौधे थे जिनमें जीवन था वह पर्यावरण के जैविक घटक थे और अब ईंट, कंकड़, पत्थर, ये सारे जो हैं अजैविक घटक हैं और ये सभी मिलकर हमारे लिए पर्यावरण का निर्माण करेंगे। पर्यावरण का महत्व क्यों है, यह समझने के लिए हम देखिए इस बात पर चर्चा करते हैं कि पर्यावरण से ही हमें वायु, जल, भोजन आदि प्राप्त होता है। हमें सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन, यह हमारे पर्यावरण से ही उपलब्ध होता है। इसलिए हम पर्यावरण की महत्ता को समझते हैं। हमने बात की कि पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों घटकों का सम्मिलित रूप है। हम अगली स्लाइड में इस चित्र के माध्यम से इन घटकों को देखने का प्रयास करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के घटक।
एक ओर आप देख पा रहे हैं प्राकृतिक घटक और दूसरी ओर मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटकों में वायु, जल, पृथ्वी और जैव मंडल है, जबकि मानव निर्मित में हमारे आसपास की इमारतें, पार्क, पुल, सड़कें और उद्योग धंधों के चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं। एक तीसरा भी अंग है इसका, मानव स्वयं, यानी कि हम, हमारा परिवार, हमारा समुदाय, हमारा समाज, धर्म आदि। यह 3 घटक जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन्हें हम सीखने का और बेहतर प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है यह क्या है और यह किस प्रकार हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। प्राकृतिक पर्यावरण वे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से स्वयं बनते हैं। मतलब क्या है कि वैसे तत्व या वे पर्यावरण के अंग जो प्राकृतिक रूप से स्वयं ही हमारे समक्ष उपलब्ध हैं, जो हम नंगी आँखों से अपने सामने देख पाते हैं, जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि उन चीज़ों में कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी बच्चों, तो आपका जवाब होगा पहाड़, नदियाँ, वन, जानवर, मिट्टी, हवा। ये सारी कैसी वस्तुएं हैं? प्राकृतिक वस्तुएं। इन वस्तुओं को कुदरत ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इसका निर्माण किसी मानव के द्वारा नहीं हुआ, इसलिए इसे प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। अगले भाग में हम देखते हैं कि यह दूसरा जो पर्यावरण का घटक है वह है मानव निर्मित पर्यावरण, यानी कि वैसे तत्व जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जब जैसी ज़रूरत पड़ी, उसे जब लगा कि मुझे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ और निर्माण करने की आवश्यकता है, तो उसे हमने मानव निर्मित पर्यावरण के अंग के रूप में रखा है, जैसे इमारतें, सड़कें, पुल, कारखाने और वाहन। हम देख सकते हैं, उदाहरण स्वरूप मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, तो आप अभी जिस वर्ग कक्ष में बैठे हैं वहां आप प्रोजेक्टर, टीवी आदि के माध्यम से मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यह भी मानव निर्मित पर्यावरण का एक अंग हो सकता है। आपकी ज़रूरतों के अनुसार आपके विद्यालय तक पहुंचने की सड़कें, पुल, पुलिये, यह भी मानव निर्मित पर्यावरण का एक अंग है। तीसरे घटक की ओर अगर हम चलें तो मानव पर्यावरण, यानी कि मानव स्वयं और उसकी गतिविधियाँ, परिवार, समुदाय और संस्कृति। ये तीनों घटक हमारे जीवन में एक दूसरे के परस्पर साथ मिलकर काम करते हैं और पर्यावरण को प्रभावित भी करते हैं। तो बच्चों, हम समझ पाएंगे कि हमारा जो पर्यावरण है निरंतर एक दूसरे से संक्रिया कर रोज़ इसको आगे की ओर बढ़ाने का काम करने वाले हैं जो हैं, वह है इसके घटक, जिसमें कि प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और स्वयं मानव इसको परिष्कृत और परिमार्जित भी करता रहता है। बच्चों, हमने यह जाना कि पर्यावरण हमारे मुख्य 3 घटकों, जिसमें कि प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और स्वयं मानव एक घटक के रूप में शामिल है। आइए हम इन सभी घटकों को विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 मुख्य क्षेत्रों या मंडलों में बांटा गया है: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। इन्हें पर्यावरण के 4 आयाम भी कहा जाता है। बच्चों, पर्यावरण के घटकों में जो सर्वप्रथम घटक प्राकृतिक पर्यावरण है, उसे समझने के लिए हमने इसे 4 मंडलों में बांटा है, ताकि हम आसानी से हर एक मंडल का महत्व और उसका संबंध पर्यावरण से जोड़कर समझ सकें। सर्वप्रथम हम बात करते हैं स्थल मंडल की। बच्चों, स्थल मंडल हमारा वह मंडल है जिस पर हम निवास करते हैं। साधारण भाषा में हम यही समझने का प्रयास करते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस संरचना है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत, जिसमें चट्टानें और मिट्टी शामिल हैं।
इसका विस्तार महाद्वीप और महासागरों तक भी फैला हुआ है। बच्चों, हमारे आसपास के मैदान, पहाड़, छोटी मोटी पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मरुस्थल, ये सभी स्थल मंडल के ही रूप हैं। स्थल मंडल से आप सभी परिचित हैं। सीधी सी भाषा में अगर हम कहें तो वह स्थान जहाँ हम सब मनुष्य निवास करता है। स्थल पर हम लोग सभी स्थल पर ही रहते हैं, यह स्थल मंडल है। क्यों यह महत्वपूर्ण है हमारे लिए? सीधा सा अगर सवाल पूछा जाए आप सभी से कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप जवाब ही देंगे कि सर, ये पेड़ पौधों को उगाने के काम आता है, यह हमारे रहने के लिए घर बनाते हैं हम इस पे। जब हमें किसी प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है तो हम लोहे, तांबा, कोयला आदि जैसे स्रोतों के रूप में भी हम स्थल मंडल का ही प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, स्थल मंडल हमारे जीवन का आधार है। हम इस पर ही निवास करते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए भी हम स्थल मंडल पर ही निर्भर हैं। स्थल मंडल के बाद हम बात करेंगे जल मंडल की। जल मंडल यानी पानी, पानी का मंडल क्या है? तो वैसा विस्तृत क्षेत्र जिसमें ना केवल महासागर, नदियाँ, बल्कि आपके घर के आसपास जो छोटे मोटे नदी, नाले, तालाब आदि हैं, वह सभी इसी जलमंडल के एक अंग है। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जलों के स्रोत का समूह जलमंडल कहलाता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि महासागरों का जल, जिसमें 97% 97% जो जल है वह खारा जल है और हमारे जलमंडल के महत्वपूर्ण मुख्य स्रोतों में से एक है। जलमंडल हमारे स्थल मंडल की ही तरह भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह भी जीवन का आधार है। कैसे? क्योंकि हमें जब प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? पानी। तो हुआ ना यह हमारे जीवन का आधार। यह हमारे जलवायु को नियंत्रित करता है। हमारे लिए कृषि में सिंचाई के लिए, माल ढुलाई के परिवहन के लिए और उद्योगों के लिए आवश्यक है जल। तो यह जल हमारे लिए जीवन का आधार है और जलमंडल भी स्थल मंडल की तरह ही पर्यावरण को प्रभावित करता है। हमने अभी तक दो बिंदुओं पर चर्चा की, स्थल मंडल और जलमंडल। स्थल मंडल वैसा स्थान जहां हम निवास करते हैं और जलमंडल जो हमारे जीवन का इस प्रकार आधार है कि वह हमारे लिए सिंचाई, परिवहन आदि में हमारी सहायता करता है। इसके बाद अगली स्लाइड में हम देखेंगे तीसरा आयाम जो है वायुमंडल। वायुमंडल हमारे चारों ओर गैसों का एक आवरण है, एक चादर है जिसे हम वायुमंडल के रूप में जानते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि यह वायुमंडल हमारे चारों ओर क्यों घिरा हुआ है? हम इससे घिरे हैं कैसे? यह हमसे दूर नहीं जा रहा? तो इसको समझना है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही हमारे चारों ओर फैले इस गैसों के आवरण को हमारे लिए समेटकर रखे हुए है। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसें उपलब्ध हैं और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी गैस है बच्चों? ऑक्सीजन, है ना, जिससे हम लोग सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, हमारे वायुमंडल में कई विभिन्न प्रकार की गैसें उपलब्ध हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसी गैसें सम्मिलित हैं। बच्चों, इस वायुमंडल का क्या महत्व है? वायुमंडल हमें एक आवरण प्रदान करता है जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है और यह तापमान का नियंत्रण भी करता है। वायुमंडल जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी मदद करता है। और यह कौन सा लेयर है जो पराबैंगनी किरणों को रोकता है? ओजोन परत। हाँ, ओजोन परत। बच्चों, वायुमंडल
के विभिन्न परतों में ओजोन परत हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों को भी हम कई भागों में विभक्त करते हैं, जो हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अभी पर्यावरण पर चर्चा करते हुए हम आगे देखते हैं कि जल मंडल के बाद एक महत्वपूर्ण मंडल है जिसे हम जीव मंडल के नाम से जानते हैं। जीव मंडल, जीने का स्थान, जीवन का क्षेत्र। जीव मंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलते हैं और जीवन की संभावना होती है, वही क्षेत्र जीव मंडल कहलाता है। इसे हम जैव मंडल भी कहते हैं। बच्चों, आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, इन तीनों का एक सम्मिलित रूप है जहां बीच में जैव मंडल लिखा गया है। इस चित्र के माध्यम से हम यह समझने में हमारी मदद हो रही है कि यह एक संकीर्ण क्षेत्र यानी एक छोटा सा स्थान है जहां जल, वायु और स्थल तीनों सम्मिलित हैं और हम उस स्थान को जैव मंडल के रूप में जानते हैं। यानी कि वही ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन के पनपने की संभावना सबसे अधिक है और वहां जीवन अनुकूल रूप से व्यतीत किया जा सकता है। इस जीव मंडल में पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव आदि निवास करते हैं। जीव मंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जैव विविधता का घर है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना इसका कार्य है और खाद्य श्रृंखला का यह एक आधार है। बच्चों, हमने देखा कि जैव मंडल न केवल जैव विविधता को बनाए रखने में हमारी मदद करता है, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र को भी नियमित रूप से संचालित करता है। जैव मंडल एक छोटा संकीर्ण क्षेत्र होने के साथ साथ हमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन व्यतीत करने के लिए पर्यावरण के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा और अंतःक्रियाओं को करने के लिए समायोजित भी करता है। हम अगली स्लाइड में देखते हैं। बच्चों, हमने अभी प्राकृतिक घटकों के बारे में चर्चा की और जिसमें हमने देखा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इसी के अंतर्गत एक है पारिस्थितिकी तंत्र और आपकी पुस्तक में एक शब्द है परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जीवधारियों और उसकी भौतिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया और उसके संबंधों की व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जीवधारी जहाँ भी रह रहे हैं उसके आसपास का जो वातावरण है, उसकी जो जलवायु है, वहाँ पे उपस्थित लोग, मैदान, पहाड़, इनके साथ जो हमारी अंतर्क्रिया निहित होती है, इन्हीं संबंधों की व्यवस्था को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एक ऐसा जंगल जहाँ पे पेड़, जानवर, मिट्टी, वर्षा आदि सभी सम्मिलित रूप से उपलब्ध हैं। एक दूसरी पारिस्थितिकी तंत्र है तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जल के अंदर, जहाँ मछली, जलीय जीव, जलीय पौधे, पानी और सूर्य का प्रकाश। यानी कि अगर हम देखें तो हम अगर जंगल की बात करें तो वह एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र है और तालाब एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र। कहने का मतलब जो जीव जंतु जिस जगह रह रहे हैं उनके आसपास वन पारिस्थितिकी तंत्र और तालाब पारिस्थितिकी तंत्र दोनों अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हैं। कहने का मतलब कि जो भी जीव जंतु जिस परिवेश में रह रहे हैं उनके भौतिक परिवेश से उनका पारस्परिक क्रिया करना और उनके बीच उनका संबंध पारिस्थितिकी तंत्र को इंगित करता है। अगर कोई जीव वन में रह रहा है तो उसका पारिस्थितिकी तंत्र वन होगा, लेकिन अगर कोई मछली या छोटा जलीय जीव तालाब के अंदर है तो उसका पारिस्थितिकी तंत्र तालाब होगा। इस प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों को भी हम जैविक और अजैविक के रूप में बांट सकते हैं। जैविक के अंतर्गत सभी जीवित प्राणी और अजैविक के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल, मिट्टी, खनिज आदि आते हैं। बच्चों, हम
ने बात की पारिस्थितिकी तंत्र की। इसके अलावा एक और शब्द है परितंत्र। परितंत्र का अर्थ है कि वह तंत्र जिसमें रहने वाले जीव जंतु आपस में, यानी कि अगर एक चींटी है तो दूसरी चींटी के साथ उसकी अंतरक्रिया और उसके इतर उसका जो परिवेश है उसके साथ भी उसकी प्रक्रिया दोनों मिलकर परितंत्र का निर्माण करते हैं। दो शब्द आ रही हैं हमारे पास, एक पारिस्थितिकी तंत्र और एक परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में है कि जो जीव जंतु जिस परिवेश में रह रहा है केवल उसके भौतिक पर्यावरण से उसका संबंध, लेकिन परितंत्र का अर्थ है कि जीव जंतुओं का आपस में। हमारे पास दो शब्द हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र और एक परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में हमने समझा कि जीव जंतु जिस परिवेश में रह रहे हैं, यानी कि केवल उनका भौतिक पर्यावरण, और परितंत्र का अर्थ निकल कर यह आता है कि जीव जंतु का आपस में अंतःक्रिया और संबंध और उसके साथ साथ भौतिक पर्यावरण से भी उनका संबंध। तो दो शब्द हैं जिसके विषय में हमें समझना है, पारिस्थितिकी तंत्र और परितंत्र। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे जो है हमारे अगले स्लाइड में, मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण क्या है और हम इसे पर्यावरण के रूप में क्यों देखते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण दो चीज़ें हैं यहाँ पे। यह वह पर्यावरण है जिसे मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार बदला है। इसमें मानव निर्मित चीज़ें और सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं। बच्चों, इसका अर्थ क्या है कि मानव ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार भी चीज़ों में बदलाव किया। हमने समय के साथ चीज़ों को बदलना सीखा है। आपको पता है कि प्राचीन काल में जो हमारा समाज हुआ करता था वह जंगलों में निवास करता था। उसने स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लिया था। प्रकृति द्वारा प्रदत्त कंदमूल फल उसी पर निर्भर कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रगति और उन्नति हुई, मानव ने चीज़ों में बदलाव लाना शुरू किया। आग का आविष्कार यह मानव की सर्वोच्च प्राथमिकता वाला एक खोज रहा, जिसके कारण दुनिया में तेज़ी से बदलाव आया। हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण में कई अंतर आ चुके हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे झील झरने हैं, वहीं मानव निर्मित पर्यावरण हमारे आसपास के इमारतें, पुल पुलिये, सड़क, आज हमारा वर्ग कक्ष, बाहर के सिनेमा हॉल, थिएटर्स, एयरपोर्ट, हवाई अड्डे, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण का ही एक अंग है। मानवीय पर्यावरण के विषय में और विस्तृत रूप से समझने के लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, यह मानवीय पर्यावरण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही परिवर्तित कर रहा है और करता आ रहा है। हमने पहले भी चर्चा की कि हमें जैसे ही ज़रूरत पड़ी हमने वैसा बदलाव किया। निर्माण, घर बनाकर अस्थायी जीवन जीना शुरू किया। जहां हम पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक जंगलों में निवास कर रहे थे, आज हम अस्थायी घर बनाकर रहना शुरू कर चुके हैं। सड़क, बांध आदि का भी निर्माण हो चुका है। जंगलों को काटकर खेती के अनुरूप बनाना, पशुपालन करना, उद्योग धंधों के लिए कारखाने स्थापित करना, ये सब मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। परिवहन में हमने रेलवे, हवाई अड्डे बनाकर व्यापार करना प्रारंभ किया। सूचना क्रांति का पूरे विश्व में संचार करना आज हमारे बीच सर्वोच्च प्राथमिकता वाला केंद्र होकर उभरा है। यह वही है क्रांति है जिसके कारण आज हम आपसे इतनी दूर बैठकर भी आपसे पर्यावरण के विषय में चर्चा कर पा रहे हैं। तो यह सारी चीज़ें मानवीय पर्यावरण का एक अंग हैं। ये सभी घटक
पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। ये सभी घटक, चाहे वह मानव निर्मित घटक हों, प्राकृतिक घटक हों या मानव स्वयं, सभी घटक पर्यावरण को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। इसका महत्व हमें समझना होगा और इसकी रक्षा भी हमें करनी होगी। तो पर्यावरण संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप इस पाठ को पुनः पढ़कर, ध्यानपूर्वक समझकर, जो विषय वस्तु बताई गई, जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, उसे समझने का प्रयास करें। अगली कक्षा में हम पर्यावरण संरक्षण और प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।